स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़े, लेकिन 1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन असफल हो गया। इस आंदोलन की असफलता से बहुत सारे नेता निष्क्रिय हो गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सोए हुए नेताओं को फिर से जगा दी। इसमें इस दौरान कुछ वैसी घटनाएं घटी जिसने भारतीय जनभावना को फिर से उद्वेलित किया आंदोलन करने के लिए। इसमें सबसे प्रमुख आंदोलन था गद्दर आंदोलन। अमेरिका का पश्चिमी सागर तक 20वीं सदी की शुरुआत से ही अप्रवासी भारतीयों का एक गढ़ बनता जा रहा है। इसमें भारत से जाने वाले वैसे सिख और अन्य लोग थे जो या तो सेना से रिटायर हुए थे या किसान थे। इनमें एक नशा छाया कि हम अमेरिका जाकर या बाहर कनाडा जाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। एक तांता लग गया इन लोगों को कनाडा और अमेरिका की ओर जाने का। लेकिन इन्होंने जो सोचा था परिस्थितियां वैसी थी नहीं। शुरुआती दौर में जो लोग कनाडा में चले गए वो तो चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनके साथ जो अपमान किया गया उससे वे अंदर अंदर काफी उद्वेलित थे। फिर कनाडा की सरकार भी नहीं चाहती थी कि बाहर से कोई अप्रवासी भारत कनाडा आए और यहां बसे, नहीं चाहती थी। उनमें यह डर था कि यदि भारतीय लोग यहां आएंगे तो यहां के मूल निवासियों से उनकी ताल्लुकात बढ़ेगी और अंग्रेजों के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा वो समाप्त हो जाए। अंग्रेज भारत पर केवल डर से और प्रशासन से काबिज नहीं है, बल्कि भारतीयों के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति जो श्रद्धा बैठी हुई है, जो विश्वास बैठा हुआ है, उसके कारण अंग्रेज भारत पर शासन करने में सफल हो पा रहे। लेकिन यदि भारतीय कनाडा वासियों के संपर्क में आ जाएंगे तो फिर अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगी। और इसी डर से कनाडा वासियों में इन भारतीयों के प्रति आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहां तक कि वहां के जो नेता थे उनको अपने निवासियों से वोट लेना था। ये सारे नेता भी अपने मजदूर संगठनों या कुछ और जो कनाडाई संगठन थे उनका भी समर्थन करने लगे और भारतीयों का बहिष्कार की बात करना शुरू कर दी। इस बीच कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं उससे कानून की गलत व्याख्या हुई या चाहे कानून में कुछ खामियां थी, एक निर्णय दिया कि भारत से वो लोग भी कनाडा में आ सकते हैं जो सीधे भारत से चल करके कनाडा में उनका जहाज आया है। चूंकि इसके पहले कनाडा की सरकार ने एक आदेश दिया था कि कनाडा में कोई भी भारतीय तभी आ सकता है जब वो भारत में एक जहाज पर चढ़े और सीधे कनाडा पहुंचे, बीच में कहीं उसको रुकना नहीं। उस समय के अनुसार कोई वैसा जहाज नहीं था, पानी का जहाज कोई वैसा नहीं था जो डायरेक्ट भारत से खुले और सीधे कनाडा पहुंचे। उसको जगह जगह रुकना था, ईंधन लेना था, कुछ और जो पायलट वगैरह होते हैं उसके
या और जो टीम होती है उनमें बदलाव होता था। तो ऐसा कोई भी परिवहन के साधन नहीं थे। अब इसके कारण भारतीयों में दिक्कत आ गई, कनाडा नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद बहुत सारे वे भारतीय जो मलय, सिंगापुर, चीन आदि देशों में बसे हुए थे, उनमें खुशी की लहर पहुंची। अब सिंगापुर में काम करने वाले एक पंजाबी सिख गुरनाम सिंह ने ठीका पर एक जहाज लिया और वो कनाडा जाना चल रही है। यहां से 376 भारतीयों को लेकर, ये सारे भारतीय जो सिंगापुर, चीन, बर्मा आदि देशों में बसे हुए थे, इन सबको लेकर के ये चल रही है कनाडा की ओर। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिदृश्य कुछ दूसरा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत जल्दी कनाडा की सरकार ने बदल दिया और फिर वही प्रतिबंध लगा दिया, डायरेक्ट जो आएंगे उनको यहां रखा जाएगा। इस जहाज का नाम जिसे भारत से ले जाया जा रहा था किराए पर, इसका नाम था कामागाटा मारू। ये जापानी जहाज था। गद्दार आंदोलनकारी इस चीज से प्रतिक्रिया गद्दार आंदोलनकारियों में हो गई। पश्चिमी सागर तट जो अमेरिका का था ना, यहां पर बहुत सारे वे विद्यार्थी रह रहे थे अमेरिका में, जो या तो पढ़ाई करने के लिए आए थे या क्रांतिकारी भावना को संगठित करने के लिए आए थे। इनमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, ये सारे लोग थे। इनमें कामागाटा मारू कांड अभी हम छोड़ रहे हैं थोड़ा सा। इनमें एक भावना आई कि हमें भारतीयों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। 1911 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। कुछ दिनों तक इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया और फिर जगह जगह जो अमेरिका में भारतीय रह रहे थे उनके बीच जाकर के ये भाषणबाजी करते थे, बहुत उत्तेजनात्मक भाषण देते थे, जिससे कि भारत में आगे चल करके हम एक क्रांति की शुरुआत कर सके। इन्होंने, इन सारे लोगों ने पोर्टलैंड में एक बैठक की, हिंदी एसोसिएशन की। यह बैठक भाई परमानंद के घर में हुआ। इसमें शामिल होने वालों में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, हरिनाम सिंह तुंडीलाट, ये सारे लोग। निर्णय यही हुआ कि खान में या खेतों में काम करने वाले जो आप्रवासी मजदूर रह रहे हैं, भारतीय मजदूर, हम उनके बीच जाएं, उनको समझाएं और संगठित करें और भारत में एक आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार करें। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था गद्दर, और इस पत्रिका के नाम पर ही इस दल का नाम गद्दर। यह पत्रिका पहला जो अंक निकला उसका 1913 में, नवंबर 1913 में पहला अंक निकला और यह उर्दू में था। अगले महीना दिसंबर में जो दूसरा अंक निकला वो गुरुमुखी में था, गद्दर का। ये बहुत धर्मनिरपेक्ष पत्रिका थी। इस पत्रिका में उन सारे क्रांतिकारियों का लेख होता था, उनके बारे में जिक्र होता था जो भारत में क्रांतिकारी कार्रवाई कर चुके थे, चाहे मैडम कामा हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, वीडी सावरकर हो या कोई और ऐसे क्रांतिकारी, इनका लेख छपता था। लेकिन गद्दर की जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, गद्दर में छपी कविताओं ने प्रभाव डाला। ये सारी कविताओं को एक संकलन प्रकाशित किया गया जिसका नाम था गद्दर की गूंज। ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष
कविता थी। साथ साथ इस गद्दर पत्रिका में पहले पृष्ठ पर शीर्षक होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। एकदम शुरू में ही ऊपर लिखा हुआ रहता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। एक 14 सूत्री पॉइंट रहता था इसमें, और 14 कच्चा चिट्ठा एक गिनाते थे। जैसे भारत में अंग्रेजों द्वारा जो लगान बेलगाम ढंग से बढ़ाया जा रहा था उसकी चर्चा होती थी। भारतीयों द्वारा वसूल किए गए लगान का खर्च अफगानिस्तान और बर्मा युद्ध पर किया जाता था, उसकी चर्चा होती थी। हिंदुओं से या अन्य समुदायों से जो टैक्स वसूल किया जाता था और वो सारा टैक्स ईसाई धर्म प्रचारकों को दिया जाता था, उसकी चर्चा होती थी। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसकी चर्चा होती थी। भारतीयों पर जो अंग्रेजों द्वारा तरह तरह से जुल्म ढाए जाते थे, उसकी चर्चा होती थी। भारतीय महिलाओं पर अंग्रेजों के जो दुराचार होते थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी अंग्रेजों द्वारा, उसकी चर्चा होती थी। यदि अंग्रेज और भारतीय आपस में लड़ जाए और उनका मुकदमा चला जाए अंग्रेज अदालत में, तो अंग्रेज जो जज होते थे उस मुकदमे के फैसला अंग्रेजों की तरफ देते थे, इसकी चर्चा रहती थी। यानी इस तरह से 14 पॉइंट्स में ये बताते थे कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म ढा रहे। यही गद्दर का कच्चा चिट्ठा होता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। लेकिन ये अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा या गद्दर की गूंज कविता, इन दोनों से भारतीयों में एक उत्तेजना तो जरूर आई। परिणाम लोग संगठित होने लगे, लेकिन इस गद्दर आंदोलन को 3 घटनाओं ने प्रभावित कर दिया। पहला, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटा मारू कांड, और तीसरा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ये 3 घटनाओं ने गद्दर को चर्चित भी कर दिया और क्रांतिकारी भी बना। एक कार्रवाई के कारण, कार्रवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन लाला हरदयाल उसमें शामिल हुए थे अमेरिका में। इसके कारण उन पर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें मुकदमा चला करके जेल में डाल दिया गया। 1 साल के बाद जब वो जेल से निकले तो अमेरिका छोड़कर के निकल गए, और फिर उनका कोई योगदान गद्दर आंदोलन को, गद्दर पार्टी को नहीं मिला। कभी भी उनकी फिर चर्चा ही नहीं। सबसे बड़ा कांड जो एक कामागाटा मारू कांड था, इसने प्रभावित किया। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि 376 भारतीयों को लेकर के जब यह जहाज वैंकूवर तट पर, कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर, अभी बहुत पहले ही दूरी पर ही था, पहुंचा, तो कनाडा की सरकार ने अपने पुलिस से उसकी पूरी घेराबंदी कर दी। एक भी भारतीयों को उतरने नहीं दिया गया और स्पष्ट आदेश हुआ कि जिस तरह से जहाज वैंकूवर में आया ठीक उसी रास्ते से वो वापस तुरंत लौट जाए, और जहाज पर सवार एक भी भारतीयों को कहीं भी उतरने नहीं दिया जाए, वहां भी नहीं जहां से ये चढ़े थे। तो कोई सिंगापुर से चढ़ा था, कोई मलय द्वीप से चढ़ा था, कोई श्रीलंका से चढ़ा था, कोई कहीं और से चढ़ा था। इन सारे भारतीयों को कहीं भी उतरने नहीं दिया गया, सीधे कनाडा से भेज दिया गया भारत। जब लौटने के समय जापान के तट पर यह जहाज पहुंचा, याकोहामा में, यहां गद्दर आंदोलनकारी जो पहले से आए हुए थे, इनसे मिले इस जहाज पर और उनसे विद्रोह करने की बात की कि आप विद्रोह की शुरुआत करें। इतनी दूरी जाना, इतनी दूरी से लौटना, पहले से ही भारतीयों में एक आग लगी हुई थी। कलकत्ता के निकट बजबज बंदरगाह के पास जैसे ही यह जहाज पहुंचा, इन सारे भारतीयों ने
अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर 40 विद्रोही मारे गए, बहुतों को पकड़कर फांसी दे दी गई, लगभग 200 भारतीयों को कारावास में डाल दिया गया, कुछ भागने में भी सफल हो गए। इसी से जो तीसरा प्रभाव डाला, तीसरा कांड, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखड़ा, इन लोगों को लगा, दिमाग में एक बार बैठी हुई थी कि कोई भी वैसी घटना जो ब्रिटिश सरकार पर संकट बने, भारतीयों के लिए वह फायदेमंद है। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तब इन क्रांतिकारियों को लगा कि अब भारत में विद्रोह किया जा सकता है। इन लोगों ने संपर्क किया रासबिहारी बोस का। ये वही रासबिहारी बोस थे जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक करके सिंगापुर भाग गए थे। रासबिहारी बोस को भारत बुलाया गया, लुके छिपे ये पहुंचे, पंजाबियों से, सिखों से, इन सारे क्रांतिकारियों ने संपर्क किया और अपने दल में, अपनी कार्रवाइयों में उन्हें शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन उनका अनुमान यह गलत था। अब वह पंजाब नहीं था जिसका अनुमान इन्होंने लगाया था। यहां का जो प्रमुख खालसा दीवान था, अंग्रेजों का प्रबल समर्थक, जो भी सिख गद्दार आंदोलनकारियों के साथ थे, उनको पतित सिख कहा इन्होंने, और अंग्रेजी सरकार को पूरा समर्थन दिया इनको कुचलने में। यानी कि पंजाब के सिखों से गद्दार आंदोलनकारियों को कोई विशेष सहायता नहीं। जनवरी 1915 में रासबिहारी बोस ने एक बैठक की। निर्णय यह हुआ कि सैनिक छावनियों में जाएं और वहां सैनिकों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार करें। बहुत सारे छावनियों से संपर्क भी किया गया, बहुत सारे भारतीय सैनिक विद्रोह करने के लिए तैयार भी हो गए। 11 फरवरी तक रिपोर्ट देने की बात हुई थी कि रिपोर्ट 11 फरवरी तक आप लोग सौंप दें, किस छावनी में कितने भारतीय तैयार हैं इसके लिए और कितने भारतीय इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी सकारात्मक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव देख करके लोग बहुत खुश हुआ कि 21 फरवरी को विद्रोह कर दिया जाए। बाद में वह डेट बदलकर 19 फरवरी कर दिया गया, लेकिन सीआईडी के लोग इनके पीछे लगे हुए थे। विद्रोह करने से पहले ही इन पर सीआईडी के लोगों ने, पुलिस ने कब्जा कर लिया। ये सारे के सारे लोग पकड़े गए। रासबिहारी बोस यहां से फिर से भागने में सफल हुए। यानी कि गदर आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया, यह भी असफल। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता और असफलता उसके परिणाम पर ही नहीं देखा जा सकता। यदि दूसरे नजरिए से देखें तो गदर आंदोलन अपने कार्यक्रम में बहुत हद तक सफल रहा। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीयों के बीच एक राजनीतिक चेतना, क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना तैयार किया। युवकों को मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए तैयार किया। यह पहला आंदोलन था। यह पहला आंदोलन था जिसका चरित्र पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था। गद्दार आंदोलन, गद्दार पत्रिका जो निकलती थी, उसमें कहीं भी देवी देवता जैसे भारतीय जो हिंदुओं के देवी देवता हैं उनकी चर्चा नहीं होती। सिख लोगों से कहा गया था कि आप सत श्री अकाल जैसे धार्मिक नारों का उल्लेख नहीं करें, वंदे मातरम ही हमारा एकमात्र नारा रहेगा, वंदे मातरम। अभिवादन में भी
सिर्फ वंदे मातरम बोला जाएगा। सत श्री अकाल और जो बोला जाता है क्या क्या शंकर भगवान की जय और महावीर जी की जय, ये सब नहीं चलेगा। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना से लिया गया था, आनंद मठ उपन्यास से, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास था, उसी में वंदे मातरम एक गीत लिखा गया था। वही वंदे मातरम पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बन गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा वह राष्ट्र गीत बन गया। उसमें ज्यादा नहीं है, 2 स्टंजा ही गाया जाता है, शेष पैरा को छोड़ दिया गया। इस तरह से गद्दार आंदोलन को यदि आप मूल्यांकन करेंगे, उसकी धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद नहीं था इसमें ब्रिटिश सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल से लेकर के लाला हरदयाल हो, मैडम कामा हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, इन सारे लोगों की चर्चा रहती थी, इन सारे लोगों के लेखों का उल्लेख रहता था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनमें पूरी तरह से क्षेत्रवाद नहीं था, अखिल भारतीय नजरिया था। यानी क्षेत्रवाद से भी दूर है, धार्मिकता से भी दूर थे, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। इन सारी खूबियों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने गद्दार आंदोलन को पूरी तरह से कुचल डाला। 1915-16 तक पहुंचते पहुंचते यह आंदोलन समाप्त हो गया। लाला हरदयाल का तो फिर कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इस आंदोलन की असफलता के पश्चात अभी भारत में आंदोलन की कमी नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से छूट करके 6 वर्ष की सजा काट करके आ गए। अभी तक नरमपंथियों ने तो इनको कांग्रेस से निष्कासित कर ही दिया था, सारे गरमपंथियों को। 1913-14 में ही आयरलैंड की एक बहुत बड़ी विदुषी महिला एनी बेसेंट ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए भारत आई। भारत आने के पश्चात यहां की राजनीति से वे प्रभावित हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में उलझ करके कांग्रेस आंदोलन को समाप्त कर दिए, कांग्रेस मृत प्राय हो गई, तब इनको बड़ा धक्का लगा। अब इनकी कोशिश यह थी कि भारत में एक आंदोलन चलाया जाए स्वशासन के लिए, किसके लिए आए हैं? ब्रह्म विद्या की शिक्षा पाने के लिए। भारत तो शुरू से ही फिर ये आ गया, यहां भी पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है। अरे यार यहां कुछ नहीं है, एनी बेसेंट जब यहां आई और उनकी कोशिश थी कि फिर से कांग्रेस को जीवित किया जाए और एक होम रूल लीग की स्थापना की। आयरलैंड के तर्ज पर जो वहां होम रूल लीग के अनुसार शासन या उसके आधार पर शासन चल रहा था, अपना शासन, सरकार तो रहे से रहे, उसके अंदर में, सरकार के अंदर में हम अपना शासन चलाएंगे। इसी को होम रूल लीग नाम रखा गया। भारत में भी एनी बेसेंट की कोशिश यही थी। तिलक छूट करके आ गए। यहां भी जब उन्होंने देखा परिस्थिति को, तो सब कुछ खत्म था। जेल जाने के समय जो भारत एक तरुणाई में जी रहा था, सूरत विभाजन के बाद वह भारत मृत प्राय हो गया था। इससे तिलक को बहुत सदमा लगा। तिलक कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में टूट पैदा हो और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो जाए। तिलक नहीं चाहते। वे माफी मांगने के लिए भी फिरोज शाह मेहता को चिट्ठी भी लिखी,
लेकिन फिरोज शाह मेहता एक अड़ियल नरमपंथी नेता, एक तरह से वो डिक्टेटर थे। किसी भी कीमत पर गरमपंथियों को अब कांग्रेस में लेने के लिए वो तैयार ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि नरमपंथी और गरमपंथी दोनों दल मृत प्राय हुए। लेकिन अब तिलक फिर से कोशिश करने लगे यह आंदोलन खड़ा किया जाए और इसके लिए कांग्रेस में शामिल होना जरूरी है। एनी बेसेंट की भी कोशिश यही थी। बहुत सारे नरमपंथी नेता भी, चूंकि गोखले की मृत्यु हो गई थी अब तक, फिरोज शाह मेहता की भी मृत्यु हो गई थी, जो बचे थे नरमपंथी अब उनकी भी, वे भी सोचना शुरू कर दिए कि यदि हम लोग फिर से यूनाइट नहीं होंगे तब तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन चलेगा ही नहीं। इसलिए आपस में अब मेलजोल की शुरुआत हुई। इसमें भरपूर कोशिश एनी बेसेंट और तिलक का। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और एक और पत्रिका के माध्यम से अपना वैचारिक फैलाव करना शुरू कर दिया। जबरदस्त रूप से होम रूल लीग का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन तिलक अप्रैल 1916 में ही होम रूल लीग की घोषणा कर दी। हालांकि एनी बेसेंट के जो अनुयायी थे वे भी एनी बेसेंट पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप भी जल्दी से जल्दी घोषणा करें। लेकिन सितंबर तक एनी बेसेंट रुके रहे। सितंबर 1916 में जाकर के इन्होंने घोषणा की। एक चीज ध्यान देंगे आप, एक क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? गलत। तिलक ने अप्रैल 1916 में ही शुरुआत कर दी और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में शुरुआत की। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, एनी बेसेंट और तिलक के बीच कोई मतभेद नहीं था, आपस में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन इनके अनुयायियों के बीच घोर मतभेद था। एनी बेसेंट के अनुयायी तिलक को देखना पसंद नहीं करते थे और तिलक के अनुयायी उनको देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए तिलक और एनी बेसेंट ने अपने कार्य क्षेत्र को बांट दिया। एनी बेसेंट के जिम्मे महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, जिसमें 3-4 क्षेत्र आते थे, वह रहा। शेष भारत या कहें उत्तरी भारत तिलक के जिम्मे आ गया। बहुत जल्दी होम रूल लीग फैल गई। इसके संगठनों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। यहां तक कि जितने नरमपंथी नेता थे या गरमपंथी, ये सब होम रूल लीग में शामिल होना शुरू। चूंकि कांग्रेस द्वारा तो कोई अभी आंदोलन चल ही नहीं रहा था, तो लोग बैठना भी नहीं चाह रहे थे, तो एक सहारा इनको मिला, एक आधार मिला, होम रूल लीग। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर, ये वही जिन्ना है जो आगे चल करके हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लेकिन इस समय ये मोहम्मद अली जिन्ना पक्का नरमपंथी नेता था, पक्का। बाल गंगाधर तिलक को जब 6 वर्ष की सजा हुई और फिर वहां से लौटने के बाद जब यहाँ आए तो एक मुकदमे में इनको सजा हो गई साल भर की। तिलक को बचाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना पूरे वकीलों के टीम खड़ा कर दी। 1 नंबर का वकील था। ये मान करके लोग चलते थे कि जिन्ना जिस केस को ले लिया उसमें जीत पक्की है। इतना ब्रिलियंट था ये आदमी। बाद में चल करके कैसे कैसे उसका स्खलन हुआ ये तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक ये आदमी पक्का नरमपंथी था। ये सारे लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के और गरमपंथी और नरमपंथी नेता शामिल हो गए होम रूल लीग में। इसी समय होम रूल लीग का मतलब उद्देश्य क्या था? स्वशासन, सरकार रहे, अंग्रेजों का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम शासन हम अपने से करें, खुद का शासन खुद करें। समझ के बात? ये आयरलैंड में हो रहा था, वहां भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अंग्रेजों ने उनके स्वशासन को की मान्यता दे दी थी। एनी बेसेंट और तिलक को भी यही मानना था।
कि ठीक है शासक अपने हैं, लेकिन शासन हम खुद अपना करेंगे। सरकार कभी उनकी मांगों को मानने वाली थी? होम लीग आंदोलन इसका तेजी से फैलाव हुआ। 19 आते आते होम रूल भी असफल होता था। बाल गंगाधर तिलक पर एक ब्रिटिश नागरिक ने एक किताब लिख दी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नोट कर लीजिए यह नाम, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया है? और इसका लेखक था चिराग। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक को चिराग ने कहा था। ये ब्रिटिश नागरिक था चिराग, इंडियन अनरेस्ट। चिराग फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नामक उसने किताब लिखी तिलक पर। यानी इस किताब का उद्देश्य यह दिखलाना था कि भारतवर्ष में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उग्रवादी या इस तरह के कुछ और, उस सभी के जन्मदाता तिलक इन्हीं के विचारों से उद्वेलित होकर के भारत में ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट उसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने उस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और उसकी पैरवी के लिए वो चले गए इंग्लैंड। लाला लाजपत राय एक तरह से निष्क्रिय हो गए। अभी अरविंद घोष वगैरह तो थे नहीं, नरमपंथी नेता, ये सारे लोग अब उस मूड में नहीं थे। लेकिन अभी जो इनकी कोशिश यह थी, इंग्लैंड से लौटने के पश्चात तुरंत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की कोशिश यह थी कि कांग्रेस में शामिल हुआ जाए, कांग्रेस में गर्मपंथियों को शामिल किया जाए। इसके लिए 1916 का वर्ष चुना गया। इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत कर दी। होम रूल लीग वालों ने स्पेशल ट्रेन चला दी। इसको लीग स्पेशल भी कहा गया, कांग्रेस स्पेशल भी कहा गया। पूरी ट्रेन ये लोग रिजर्व कर लेते थे। 1916 के लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस का जो दिसंबर में अधिवेशन हर साल होता था, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में 2 घटना घटी। पहली घटना, जो गर्मपंथी नेताओं को निकाला गया था कांग्रेस से, उनको फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया और उसी पंडाल में, कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात उसी पंडाल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट 1916। मजूमदार साहब कहाँ के थे? मजूमदार बंगाल के ही होते हैं। अब मुस्लिम लीग वालों को एक्चुअली दिक्कत यह थी कि मुस्लिम जो 1906 में मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई और अंग्रेजों द्वारा, सरकार द्वारा मुस्लिम लीग में जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई गई कांग्रेस के खिलाफ, बहुत सारे मुसलमान नेता तो उसके शिकार हो गए। अब वे कांग्रेस की तरफ आना ही नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में कुछ बातें बैठाई गई, जैसे भारत के मुसलमान तो मुगलिया सल्तनत के वंशज है, उस मुगल सल्तनत के जिसके पूरे हिंदुस्तान पर राज था, और तुम अब कांग्रेस के अंदर में रहोगे, कांग्रेस तुम पर शासन करेगी। उनमें डर पैदा किया गया, हिंदुओं के खिलाफ किया गया, कांग्रेस के खिलाफ किया गया। बहुत सारे मुसलमान इसके शिकार हो गए।
अब जब मुसलमानों आगे जब हमको आंदोलन करना है तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संगठनों को अपने छाते के नीचे लाना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं की भी कोशिश यही थी कि मुस्लिम लीग को साथ में लिया जाए, तभी हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो इस सांप्रदायिक भावना लेकर के बैठे हुए थे। उन्होंने शर्त लगा दी कि ठीक है, हम साथ तभी आपका देंगे जब हमको अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्वीकृति दी। हालांकि मदन मोहन मालवीय और उनके जैसे बहुत सारे नरमपंथी जो नेता थे इसके खिलाफ थे। मदन मोहन मालवीय तो हिंदू मानसिकता से बहुत ग्रसित थे, वो हिंदूवादी हो गए थे। अब बाद में लाजपत राय भी हो गए थे। ये लोग बस जो कुछ देखते थे हिंदू नजरिया से देखते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक वेदों के प्रकांड पंडित, प्रकांड प्राच्य विद्या के विद्वान, जब ऐसी सुगबुगाहट हुई नरमपंथियों द्वारा कि नहीं सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग को नहीं मिलेगा, तो बाल गंगाधर तिलक मंच पर खड़ा हुए और उनको स्पष्ट उन्होंने भाषण में कहा कि यदि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यहाँ के राजपूतों को सिर्फ मिलेगा तो हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। केवल दलितों को मिलेगा, हम उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी आवश्यकता एक होने की है। यदि मुस्लिम भाइयों को ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन सरकार हम दे रहे हैं तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो महानुभाव जिनके दिमाग में डर है वो अपना डर निकाल दें और चुपचाप कांग्रेस को मजबूत बनाने में हमारा सहयोग करें। जब बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात कह दी तो फिर कांग्रेस में किसका मजाल था। मदन मोहन मालवीय भी चुप रह गए। हालांकि आगे चल करके ये नासूर बना, इसमें कहीं दो मत नहीं। उस समय का जरूर तकाजा था कि हम मुस्लिम भाइयों का साथ लें आंदोलन के लिए, लेकिन आगे 1946 में जाकर के जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलग हुए, इसी को आधार बना दिया और यही आधार पर कांग्रेस भारत का विभाजन। लेकिन फिर भी अभी तो यहाँ जरूरत थी, मुस्लिम लीग को हमने सहूलियत दी, मुस्लिम लीग हमारे साथ आ गई। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका विरोध कर रहे थे शुरू में, लेकिन जब कांग्रेस द्वारा मान्यता मिल गई तो मिल गई। अब 1916 के बाद जो आंदोलन की शुरुआत होती है उसका नेतृत्व एक दूसरे महामानव ने किया जिसका नाम था महात्मा गांधी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की विजय करके वापस लौटे थे। यहाँ आने के पश्चात, हालांकि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले संपूर्ण भारत में घूम घूम कर प्रचार कर दिया था। हिंदुस्तान का एक अदना सा लड़का जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को अपने आंदोलन के बल पर झुका दिया। पूरे देश में यहां तक उन्होंने कह दिया कि ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई मानव है, उसमें कोई देव का निवास है। परिणाम यह हुआ कि जब गांधी जी वापस आए 1915 में और हरिद्वार गए, हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था, तो उस देव को देखने के लिए लाखों लोगों का हुजूम जुटा। लोग देखना चाहते थे कि वह कैसा मानव है जिसने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार जैसी ताकतवर सरकार को झुका दिया दक्षिण अफ्रीका में और अपनी शर्तों को मनवा दिया। अब वो कहानी दक्षिण अफ्रीका की कैसी लड़ाई चली, क्यों ये दक्षिण अफ्रीका गए, वहां क्या क्या दिक्कतें आई इनको, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कौन कौन से काम किया, कैसे ब्रिटिश सरकार को वहां झुकाया, ब्रिटिश सरकार किस कारण से आंदोलन इनको शुरू करना पड़ा। और 1915 में भी जब वो ये वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो वहां रहने वाले भारतीय इनको छोड़ नहीं रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। और एक चीज और जान लीजिए यार, हीरे जवाहरात से इनको लाद दिया गया था, खास करके इनकी पत्नी कस्तूरबा को।
अरबों की संपत्ति मिली थी दान में, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों ने दिया, क्योंकि इन्होंने उनका मदद किया था। और जब ये लोग वापस आने लगे तो उन्होंने दान दिया कस्तूरबा को। कस्तूरबा ने अपने पति गांधी जी से पूछा, क्या हम स्वीकार करें? गांधी जी ने कहा कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी दिया आप उनको वापस करें। हम यहाँ खाली हाथ आए थे, यहाँ से भी हम खाली हाथ चले, और वैसे ही खाली हाथ चले। गांधी यहाँ आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सलाह दिया कि अभी आप राजनीति में भाग मत लें। 1 साल तक आप संपूर्ण भारत का दौरा करें, यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ के निवासियों को देखें, उनसे परिचित हों, उनकी परिस्थितियों को जानें, और तब आगे आप राजनीति में हिस्सा लेने की बात सोचेंगे। गांधी को भी यह उचित लगा। उन्होंने 1 वर्ष तक लगभग 3/4 हिस्सा भारतवर्ष को घूम ली, कहीं ट्रेन से, कहीं बैलगाड़ी से, कहीं पैदल, ये घूमते रहे संपूर्ण भारत में। इसी हरिद्वार में जब वे पहुंचे हुए थे, चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल उनसे भेंट करने के लिए ही गए थे, उनको आमंत्रित करने, गांधी जी को आमंत्रित किया भी, लेकिन गांधी जी उस समय इनके साथ आने से इनकार कर। अगले वर्ष जब कलकत्ता अधिवेशन के समय गांधी जी वहां पहुंचे, तब राजकुमार शुक्ल फिर से उनसे संपर्क किया और उनको चंपारण आने का न्योता दिया। चंपारण की सारी परिस्थितियां उनको बताई, और तब गांधी जी को भी लगा कि यह किसान जो बता रहा है उसमें कुछ अंश सही है। तब इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, लौटने के समय हम चंपारण आएंगे। अधिवेशन समाप्ति के पश्चात गांधी जी पटना आए। पटना में सबसे पहले इन्होंने याद किया कि हम रुके कहाँ। इनका उस समय राजेंद्र प्रसाद एक जाने माने वकील थे हाई कोर्ट के, लेकिन राजेंद्र प्रसाद चले गए थे कहीं बाहर, उनका नौकर चाकर था। गांधी जी पहुंचे, इन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। राजेंद्र बाबू कहाँ हैं? इनका जो दरबान था बताया कि वो तो नहीं है, आएंगे बाद में। वो समझा कि कोई वकील है, वकील साहब। गांधी को कहा कि रुकना है तो रुक जाओ, बरामदा पर उसे बिछाओ अपना। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम शौचालय जाना चाहते हैं और आपके कुआं से पानी भरना चाहते हैं। कहा कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वकील साहब का शौचालय यूज करने, तुम कैसे जा सकते हो? चलो 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 यहां से निकलो। क्या विडंबना थी, आप अनुमान लगाइए। 1917 की यह घटना, कितना छुआछूत और अंधविश्वास था। गांधी को भी राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुकने नहीं दिया, उनके नौकर ने रुकने नहीं दिया कि सब छुआ जाए। खैर, गांधी बेचारा क्या करते उनको उसको, तब अब बोले, समझे कि अब कहाँ जाए। तो उनके साथ इंग्लैंड में पढ़े थे मजहरुल हक। याद पड़ा कि मजहरुल हक का घर तो यही है, पटने के निवासी हैं। खोजते खाजते बेचारे पहुंचे उनके यहाँ। खैर, मजहरुल हक साहब ने अपने घर में उनको स्थान दिया, खूब आवभगत की। 2 दिन के बाद जब राजेंद्र प्रसाद आए और उनको जानकारी मिली, तो दौड़े दौड़े गए मजहरुल साहब के डेरा पर और गांधी जी को इज्जत के साथ। अब यहाँ से जो आंदोलन चलता है, 3 आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलता है।
चंपारण, खेड़ा और बात, फिर अहमदाबाद भी एक आंदोलन होता है। तो आज यहीं तक। दिल्ली से मजा आ रहा था। हैं? अच्छा